चलिए, तो आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं रिसर्च पर बात करेंगे। और रिसर्च के अंतर्गत आज की जो हमारी टॉपिक है सैंपलिंग चल रही थी, और सैंपलिंग के अंतर्गत हम आज बात करेंगे आप लोगों से एक सैंपल के बारे में, और उस सैंपलिंग का नाम है निर्णायक। मैंने कल यहीं से जो है आप लोगों को समाप्त किया था। जो है इसको हम लोग बोलते हैं जजमेंटल, है ना, जजमेंटल कहते हैं सैंपलिंग। और ये जो सैंपलिंग है इसमें अगर मैं बात करूं, ये बड़ा आसान होता है। इसमें शोधकर्ता ने पहले से ही पूर्व निर्धारित कर लेता है। शोधकर्ता क्या करता है, पहले से ही, यानी पूर्व निर्धारित, क्या शब्द यूज होता है, पूर्व निर्धारित शब्द यूज होता है। आप ये कह लीजिए कि मन में कोई पहले से धारणा बना ले और निर्णायक निदर्शन में पक्षपात फिर अवश्य होगा। फिर यहां पर अगर कोई धारणा आपने पहले से ही बना लिया है तो यहां कंडीशन बन जाती है पक्षपात की। तो इस सैंपलिंग में भी पक्षपात होने लगता है या होता है। तो बेसिकली कैसे धारणाएं बनाए, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपने धारणा बना लिया ये एक लड़का है, ये है ना, पहले ही धारणा बना लिया आपने कि लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, लड़के अच्छा होते हैं, है ना। ऐसा लड़कियां भी कह सकती हैं या महिला। इन्होंने पहले मन में पहले से ही धारणा बना ली कि लड़के अच्छे नहीं होते, है ना, इस टाइप से। तो बेसिकली एक प्रश्न, एक बार अगर इससे प्रश्न भी पूछता है तो केवल दो बातें यहां ध्यान रखें आप लोग। एक तथ्य तो यह ध्यान रखना है कि शोध करने से पहले ही धारणा बना ले, शोध से पहले ही धारणा बन जाए, ठीक है, पहले ही धारणा बन जाए, ठीक है। दूसरा, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो वो है पहले से ही जब कोई धारणा बन जाएगी तो वहां पर पूर्वाग्रह ही एक प्रकार से पक्षपात को रिलेट कराता है। तो इसलिए ये पक्षपात पर टोटली बेस्ड हो जाता है ना। तो एक सवाल एक बार पूछा गया था और वो प्रश्न कुछ इस तरीके से था। एक प्रश्न देखेंगे तो आप इजीली इस प्रश्न को समझ जाएंगे, पॉइंट को भी। जब शोधकर्ता किसी शोध में पूर्व निर्धारित पक्षों को रखता है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत कौन सा शोध बनेगा? या ऑप्शन इसके सामने आपके जो है 4 ऑप्शन। पहला, अगर मैं आपसे बात करूं तो उद्देश्य सैंपल, उद्देश्य पूर्व न्यायादर्श। दूसरा, हिमगेड सैंपलिंग। तीसरा, निर्णायक। और चौथा, सुविधानुसार। तो बताइए जरा, जहां शोधकर्ता किसी शोध में पूर्व निर्धारित पक्षों को रखने लगे तो ऐसे कंडीशन पर कौन सी सैंपलिंग हो जाएगी? निर्णायक सैंपलिंग बन जाएगा। कौन सा सैंपलिंग बन जाएगा? जजमेंटल, यानी निर्णायक। अच्छा, ऐसे में एक सवाल और भी बन सकता है। जैसे मैं कहूं कि एक शोधकर्ता पूर्व निर्धारित, देखिए यही शब्द बेसिकली क्या कर देता है, स्पष्ट कर देता है कि ये कौन सी सैंपलिंग है। पूर्व निर्धारित, ठीक है, चलिए अच्छा इसको हटाइए, पूर्व निर्धारित को हटाइए, ठीक है,
एक शोधकर्ता अपने स्वयं के अनुभवों एवं स्वयं के निर्णयों एवं स्वयं के निर्णयों के आधार पर जब शोध कार्य करता है, जब शोध कार्य करता है तो कौन सा शोध बनेगा? यहां पर आपका 4 ऑप्शन। पहला निर्णायक, ठीक है, ये निर्णायक। दूसरा सुविधानुसार, तीसरा कोटा, चौथा आप किसको रखेंगे? कोई बोल दीजिए। घनीभूत। बताइए कौन सा बनेगा? निर्णायक। बिल्कुल, यहां पे करेक्ट जवाब हो जाएगा अगेन, क्योंकि यहां स्वयं के अनुभव एवं स्वयं के निर्णय के आधार पे जब बात हो जाए तो यानी स्वयं का निर्णय है, जजमेंटल है, स्वयं का अनुभव है, तब भी आप निर्णायक को यहां पे लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने जो सैंपलिंग देखा है, इन सैंपलिंग में ये आप लोगों से इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, बट इन्हीं के आसपास जो है सभी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे परीक्षा में। फिर भी थोड़ा बहुत बचे हैं जो, उस पर भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। कौन कौन से बचे हैं जरा बताएंगे आप लोग, नाम बताइए। एक तो डेंस बचा हुआ है, डेंस जिसको घनीभूत कहते हैं, यस या नो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घनत्व। इसको क्या बोलते हैं? घनत्व। घनीभूत कह लीजिए या घनत्व कह लीजिए, नमूनाकरण या नमूना या सैंपलिंग आप बोल सकते हैं। देखिए ये बड़ा आसान होता है, ये केस कंट्रोल अध्ययन में यूज होता है। ये केस कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। नियंत्रण, हाँ। केस को नियंत्रण करने में एक ये जो है मेथड्स यानी विधि चयन की जाती है, इस विधि को लगाया जाता है, और इसमें जो है अवधि में, मतलब कोई एक विशेष समय अवधि होगी। एक यहाँ कीवर्ड्स लिख रहा हूं, केस कंट्रोल में यूज होता है। दूसरा आपको लिखना होगा यहाँ पे कि एक विशिष्ट समय अवधि में, एक विशिष्ट समय अवधि में होता है, समय अवधि में होता है, विशिष्ट समय अवधि में होता है। ठीक है। और घटना के मामलों में सैंपल जो है लिया जाता है। मान लीजिए कोई घटना घटित हुई है तो उस दौरान इसको लिया जाता है। बेसिक अगर हम बात करें इस घनत्व नमूनाकरण को, डेंस को, जो यूज होता है वो इंटरव्यू के दौरान यूज होता है, साक्षात्कार के दौरान होता है, साक्षात्कार के दौरान यूज होता है। आप अपने आधार पे आपने क्या किया है? केस स्टडी किया है। आपने ऐसे प्रश्न बनाए हैं कि उस प्रश्न का जवाब या तो उसे मालूम है ना, या तो उसे मालूम है, या तो आपने ऐसे प्रश्न बनाए हैं कि जो उसको पहले से पता है, जो आपने उसको बता दिया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इजी प्रश्नों के आधार पे आप जब इंटरव्यू काम करते हैं इस तरीके का, तो वह आपका डेंस जो है सैंपलिंग कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका होता है, ये बड़ा इजी है। आप कभी भी आए ये याद इतना केवल रखिए कि केस या स्टडी और दूसरा इंटरव्यू, बस। इसके अलावा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। क्लियर? ये बात एक बार बता दीजिए, स्पष्ट करिएगा। जी सर। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक संतृप्त सैंपलिंग होता है ना, एक संतृप्त सैंपलिंग होता है। यह भी बड़ा इजी होता है। संतृप्त नमूना इसको बोला जाता है ना, इसको संतृप्त। अच्छा, ये होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर कोई प्रक्रिया, अगर प्रश्न बनता है तो क्या बन सकती है ना।
अच्छा, बता सकते हैं ये संतृप्त नमूना सैंपलिंग क्या होता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा, इसको भी जल्दी समाप्त करते हैं। संतृप्त, ध्यान से सुनिएगा, इस सैंपलिंग के अंतर्गत ये बेसिकली एक व्यापक संदर्भ में उपयोग किया जाता है। यह अगर मैं बात करूं तो व्यापक संदर्भ में उपयोग किया जाता है संतृप्त को। ये ना संतृप्त डेटा संग्रह में उस बिंदु को संदर्भित करती है जब कोई अतिरिक्त समस्या आ जाए, कोई अतिरिक्त समस्या आ जाए। अतिरिक्त समस्या कोई अगर क्लाइंट के साथ आ जाती है या अंतर्दृष्टि के दौरान, उस इनसाइड लर्निंग के दौरान उसकी पहचान नहीं हो पाती है और डेटा दोहराया जाता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में संतृप्त सैंपलिंग यूज होता है। हम यहां पे सिंपल शब्दों में इसको कह सकते हैं कि डेटा दोहराना। डेटा दोहराना, हो सकता है आपको लगे कि भाई डेटा यहां पे नहीं आपको सही तरीके से मिल पाया है, हम दोबारा से सैंपलिंग करेंगे, दोबारा से इसका यूज करेंगे, तो आप उसको संतृप्त सैंपलिंग लगा देते हैं। आप दोबारा से कोई आंकड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली इस टाइप को सैंपलिंग दर्शाता है। और ये सैंपलिंग गुणात्मक अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है। गुणात्मक अनुसंधान, है ना? सर एक बार इसका इंग्लिश में नेम बता दीजिएगा, संतृप्ति को सर, इंग्लिश में नेम सर। ओके, इसको बोलते हैं जो है संतृप्त को सैचुरेशन, है ना? सैचुरेशंस इसको कहते हैं इंग्लिश में। सैंपलिंग इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। और ये एक चीज याद रखिएगा, ये किस में आता है? ये गुणात्मक शोध में आता है। ये पेपर में आया हुआ सवाल है ना? ये पेपर में आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। ये क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिएगा आप लोग, फिर मैं आगे एक और सैंपलिंग लेता हूं। जी सर। प्लीज सर, बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीजों से जो है आपको इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है ना? परीक्षा में अगर पूछा भी जाए तो आप इसे आसानी से ताकि बता सकें, है ना? इसका मतलब यही है, आप इसे ताकि आसानी से बता सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट पर जिक्र करते हैं। आपका ये हो गया, और उसके बाद क्या बचा है? अच्छा, एक और था मल्टी स्टेज। हाँ, मल्टी स्टेज एक था, और मैंने कल आप लोगों से बता भी रहा था कि जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग होती है, मैं आप लोगों से लिखवाया था किसमें, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये सैंपलिंग आता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आता है ना? प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। प्लीज आप उसे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड। अच्छा, ये बेसिकली कैसा मेथड है, किस चीज पर आधारित है? तो मैं आपको बता दूं, इस चीज को भी आप थोड़ा सा एक सिंपल शब्दों में यहां पे समझ लीजिएगा, इजी शब्दों में। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं मल्टी स्टेज के परिप्रेक्ष्य में, तो देखिए इसको बोला जाता है एक प्रकार से बहुसंचरणी मल्टी को, इसी को बोला जाता है बहुसंचरणी, या आप इसी को कह सकते हो मल्टी स्टेज, ठीक है, मल्टी स्टेज। देखिए ये सैंपलिंग में ना प्रत्येक चरण में छोटे छोटे या छोटे और छोटे समूह यानी इकाइयों का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें लिखिए प्रत्येक चरण में छोटे और छोटे समूह और छोटे समूह, यानी अच्छा ये समूह जो होगा वो इकाइयों का उपयोग यानी यूज करके जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन टोटल से एक नमूना निकालते हैं, यानी सैंपलिंग निकालते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, है ना? नमूना निकालते हैं। इसका उपयोग अक्सर कहां यूज होता है? तो कोई जब राष्ट्रीय सर्वे वगैरह होता है ना, वहां यूज होता है। तो मैं यहां पे एक पॉइंट और मेंशन करूंगा, आईएमपी के रूप में परीक्षा में बन सकता है। इसका यूज जो है राष्ट्रीय सर्वेक्षण या सर्वेक्षणों में
लोगों के एक बड़े भौगोलिक रूप में फैले हुए जो समूह होते हैं, उन समूहों से डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मल्टी स्टेज का यूज, इस मल्टी स्टेज सैंपलिंग का यूज। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बताइए, यहां आपको करेक्ट है ये बात? आपके राज्य के भीतर स्कूल, विद्यालय यानी जिलों की एक सूची बनाएंगे आप, जो है उसके बाद आप उस विद्यालय जिलों के सभी स्कूलों को जब सूचीबद्ध बना देते हैं, तो उसके बाद प्रत्येक जिले में आप लगभग 10 विद्यालयों का चयन करेंगे और फिर उन विद्यालयों के सभी छात्रों की सूची प्राप्त होगी और आप प्रत्येक विद्यालय से 50 छात्रों का, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो वहां पे चुनने की जो प्रक्रिया है उस पर बात करेंगे। और ये मल्टी स्टेज है, तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर एक प्रक्रिया पे बात नहीं करेगा, यानी ये विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर बात करेगा और भी जो भी उसके अंतर्गत एक्टिविटीज होती हैं उनको भी ये शामिल कर लेगा, मल्टी स्टेज होने के नाते, है ना। तो ये जब टोटल होता है ना, टोटल से निकाला गया पार्ट होता है। मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि भाई ये पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ लोगों को निकाल दिया, 100 लोगों को, 1000 लोग थे, तो ये जो 1000 लोग की प्रक्रिया में आ रहे हैं, तो ये इस प्रक्रिया में कार्य होगा और इन प्रक्रिया में जब कार्य होगा तो वो ज्योग्राफिकल तरीके से भी काम किया जाएगा। एक लार्ज स्टेज तो है ही है एक प्रकार से, ये है ना, नेशनल सर्वे के लिए यूज तो है ही एक प्रकार से मल्टी स्टेज। ठीक है, तो उनमें इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो मल्टी स्टेज इसी को कहा जाता है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग भी इसको देख सकते हैं। या मल्टी स्टेज सैंपलिंग की प्रक्रिया में हायर लेवल की व्यक्ति परखता होती है। यही कारण है कि इसमें भेदभाव भी कभी कभी देखने को मिलता है। व्यक्ति परखता का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल पर बल दे रहे होते हैं। मल्टी स्टेज सैंपलिंग के कई ऐसे ग्रुप हैं, जहां अगर मैं बात करूं, यहां बेसिकली उन हर एक ग्रुप में हर एक सेवार्थी या हर एक व्यक्ति के बारे में पूरी एक जितने भी उसके आयाम हैं, चाहे वो सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिकता, जो भी आयाम है, डायमेंशन है, उन सभी पर आप लोगों को बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, उन सभी डायमेंशन पर बात करनी पड़ेगी, वही आपकी मल्टी स्टेज कहलाता है। ठीक है, तो यहां अब आपका ये जो सैंपलिंग था ये हुआ फिनिश। अब उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल पर। वेरिएबल का मतलब समझते हैं आप लोग? पेपर में सवाल भी कई बार इससे पूछा जा चुका है, वेरिएबल। जी सर। हाँ, वेरिएबल का मतलब होता है चर। हम इसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और आसान सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, जब अपने परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के विषय या वस्तुओं में परिवर्तन ला देते हैं, वही चर कहलाते हैं। चर को अगर कोई प्रश्न पूछे कि भाई चर बताओ, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आप वेरिएबल बताओ, तो आपका एक सिंपल शब्द में होना चाहिए कि जब अपने परिस्थितियों मतलब कंडीशंस एक प्रकार के, है ना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यानी अनुसार विभिन्न प्रकार, ठीक है, विभिन्न प्रकार, ठीक है, के विषय वस्तु या वस्तुओं में, ठीक है, या वस्तुओं में परिवर्तन मतलब चेंजिंग यानी मॉडिफिकेशन यानी परिमार्जन, ठीक है, परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है, तो वही चर कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलती रहती है वेरिएबल्स, है कि नहीं। तो शोध की प्रक्रिया में जिसके संबंधों को बदला जाए, या मैं आपसे कहूं शोध की प्रोसेस में जिसके संबंधों में आपसे बतलाया जाए, आपसे बताया जाए और उन परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार परिवर्तित किया जाए। बात को ध्यान समझो, मैंने कहा कि रिसर्च कर रहे हो और किसी के संबंध में आप बता रहे हो। मैंने कहा बालक के बारे में बता रहा हूं, मैंने कहा मैं किताब के बारे में आपको बता रहा हूं, कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, तो उन परिस्थितियों या उन वातावरण के अनुसार जो परिवर्तित जो होता है,
या जो परिवर्तित हो जाता है वही वेरिएबल होता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा आपसे कि बालक एवं बालिका, बालक एवं बालिका के सामाजिक आर्थिक स्तर, ये मैंने एक वाक्य लिया। ये बालक क्या है? वेरिएबल है। बालिका क्या है? वेरिएबल है। सामाजिक क्या है? वेरिएबल है। आर्थिक क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? ये चर हैं। चर वह है जिनके संबंधों में बताते हैं, जिनके संबंध बताए जा रहे हैं कि बालक और बालिका के सामाजिक आर्थिक स्तर है ना। अब मैंने कहा कि बालक और बालिका के सामाजिक आर्थिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करिए। मैंने कहा कंपेयर करके आप सामाजिक आर्थिक स्तर का अध्ययन करिए। आप ये वाक्य ये आपका गोल है। तो आपने यहां पे क्या किया? आपने उनके संबंधों को बता रहे हैं। चर वहां पर वो बता रहा है कि जिनकी परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है ना। तो चर वह है जिसका उपयोग मनोविज्ञान में बेसिकली होता है। यहां तो बालक और बालिका एक प्रकार से लैंगिक विभेद वेरिएबल है। ये दोनों क्या हैं? लैंगिक विभेद चर है। लड़का लड़की से अच्छा हो सकता है, लड़की लड़का से अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता सामाजिक आर्थिक स्तर में। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पॉसिबिलिटी यहां पे दोनों की हो सकती है। हमने, जिसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यहां पे जब आप करोगे तो ऐसे में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे दो वेरिएबल्स जो बन रहे हैं वो लैंगिक विभेद बन रहे हैं। इसी की एक प्रकार से प्रक्रिया मानी जाएगी यहां पे। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल का पार्ट यहीं से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। अब सामाजिक आर्थिक स्तर भी एक प्रकार का वेरिएबल है। ऐसा नहीं कि वो वेरिएबल नहीं, वो भी वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके DSSB में, वो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो दो ही पूछे जाएंगे। हालांकि वेरिएबल कई टाइप का होता है, लेकिन हम मुख्य रूप से यहां पे दो ही टाइप के पढ़ेंगे। एक वेरिएबल होता है स्वतंत्र वेरिएबल, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निराश्रित वेरिएबल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनाश्रित वेरिएबल बोलते हैं। यस या नो बताइए। अरे भाई, अपने विचारों को भी रख दिया करो कभी कभी, है ना। यस सर। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। अब इसी निराश्रित या स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही एक और नाम से जाना जाता है और इसे कहा जाता है उद्दीपन। पेपर में सवाल आया हुआ, उद्दीपन चर यानी स्टिमुलस वेरिएबल, इसी को कहा जाता है। अब ये स्वतंत्र चर वो चर होता है जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है। यहां किसका नियंत्रण होता है? प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है। अब जो प्रयोग करेगा उसी का इस पे कंट्रोल होगा, वो जैसा चाहेगा वैसा परिवर्तन करेगा, वही होता है। जोड़ तोड़ की जो संभावनाएं होती हैं, फेर बदलाव की जो संभावनाएं होती हैं, किसकी? जोड़ तोड़ की जो संभावनाएं होती हैं वो इसी वेरिएबल में होती हैं। यदि कुछ जोड़ने या कुछ तोड़ने की बात हो तो भी इसी की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए, स्टूडेंट विद्यार्थी एक प्रकार से अगर मैं बात करूं आपसे तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आश्रित है, परतंत्र है। बात सही है नहीं? बताओ। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये आश्रित है। अच्छा, किस पे आश्रित है? स्टूडेंट किस पे आश्रित है? स्टूडेंट टीचर पर, हाँ, शिक्षक पर। तो टीचर पर आश्रित है। तो विद्यार्थी
डिपेंडेंट होता है और टीचर पर, किस पर डिपेंडेंट होता है ये? टीचर पर। जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है वह स्वतंत्र चर होता है। अब विद्यार्थी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो कौन सा वेरिएबल है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो डिपेंडेंट है वह परतंत्र पर आश्रित है। वो किस पे आश्रित है? वो स्वतंत्र या निराश्रित पर आश्रित है। मैं एक बात कहता हूं, सिंपल सी बात है, ये स्टूडेंट है, ये टीचर पर डिपेंडेंट है। टीचर जो है स्वतंत्र वेरिएबल है और परतंत्र की बात अगर मैं करता हूं तो ये आपका स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट है। सपोज मैंने एक बात कही, एक एग्जांपल से सुनिए। और मैंने कहा क्लास 1 की बात मैं करता हूं, ठीक है, एक क्लास है कोई, मान लीजिए 9, 10, 8 जो भी है ना, इस क्लास की बात करता हूं। अब मान लो क्लास में आपने क्या किया? मोटिव किया, यानी उत्प्रेरणा या अभिप्रेरणा। उत्प्रेरित या उत्प्रेरणा दिया या आपने मोटिव किया। जब आप किसी को उत्प्रेरित करेंगे तो आप बताइए क्या लर्निंग वहां पर बढ़ जाएगी? अधिगम बढ़ जाएगा? बताइए, अधिगम बढ़ जाएगा क्या? बोलिए। यानी अधिगम बढ़ जाएगा। मैं अगर आपको मोटिव करूंगा तो अधिगम आपका लर्निंग बढ़ जाएगी। बात ठीक है, आपने बढ़ा दिया। तो यहां अधिगम जो बढ़ा है वो क्या बना है? अधिगम क्या बना है? डिपेंडेंट बना है, क्योंकि ये आश्रित है। किस पे आश्रित था? मोटिवेशन पर। अब अभिप्रेरणा के ऊपर क्या था? ये आश्रित। अब देखो, आश्रित जो वेरिएबल है, आश्रित मतलब डिपेंडेंट होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताइए। हाँ, समझ रहे हो ना? तो ये देखिए, अधिगम क्या था? आश्रित वेरिएबल। क्या की? क्योंकि यहां अधिगम जो है डिपेंडेंट है किस पर? उत्प्रेरणा पर, अभिप्रेरणा पर। तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा तो स्वतंत्र वेरिएबल है ना, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये होता है 2 टाइप के वेरिएबल्स, याद रखिएगा। हालांकि उम्मीद करता हूं दोनों समझ गए होंगे। दूसरा तो बड़ा इसी है, और वही चीजें हैं। आश्रित चर वो चर होता है जिसका अध्ययन और मापन किया जा सकता है। हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हम इस वेरिएबल का अध्ययन भी कर सकते हैं और मापन भी कर सकते हैं, है कि नहीं? और आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है। यहां प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं, प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए। जी सर। ओके, तो ये आपका वेरिएबल्स होता है ना। अच्छा, आपको बता दूं, वेरिएबल इतने ही नहीं हैं, और भी वेरिएबल्स होते हैं। आपने नाम सुना होगा सतत वेरिएबल, असतत वेरिएबल। मैं आपसे कहूं कि जब आप सतत वेरिएबल और असतत वेरिएबल की भी बात करते हैं, एक सतत चर होता है और एक असतत चर होता है। मैं देखो, बेसिकली जब जिसको हम क्या कर लें, जिसको हम 10 मलो व पॉइंट में लिख सकें, वो क्या होता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। उससे हम लोग कहते हैं एक प्रकार से सतत वेरिएबल। जैसे एग्जांपल से भी समझ सकते हो आप। अगर मैंने आपसे कहा कि भार बताइए, लंबाई बताइए, तो आप भार में क्या कह सकते हो भाई? आप यही बोल सकते हो 60 kg इंटू 0.100 ग्राम, ये बोल सकते हो। आपने यहां पॉइंट लगा दिया। अच्छा, अगर मैंने लंबाई की बात की आपसे, तो आपने कहा कि भाई 5 मीटर या 5 फीट, आपने जो भी बताया 2 इंच, है ना, जो भी प्रक्रिया आपने मेंशन किया, तो आपने यहां पर भी पॉइंट में लगा दिया।
लंबाई को भी लगा दिया, भार को भी तो जिसको आपने दशमलव व पॉइंट में मेंशन कर देते हो वो सीधा सीधा शब्द आपको रिलेट करा देगा सतत वेरिएबल। पेपर में 7 शब्दों में पूछेगा सतत वेरिएबल, तो आप सोचिएगा वहां पे कि हम किस शब्द कौन सा ऐसा शब्द आ रहा है जो पॉइंट में लिखा जा सके। क्या आप परिवार की संख्या को शब्द में लिख सकते हो, सॉरी पॉइंट में लिख सकते हो? परिवार की संख्या को क्या आप पॉइंट में लिख सकते हो? नहीं सर, नहीं लिख सकते हो। तो इसलिए जब परिवार के संख्या को आप शब्द में नहीं लिख सकते, पॉइंट में नहीं लिख सकते हो, तो परिवार एक प्रकार का जो उदाहरण बनेगा वो बन जाएगा असतत वेरिएबल का उदाहरण। तो आप यहां पे ये लिख लीजिए कि जिसको हम दशमलव में व पॉइंट में ना लिख पाए, ना लिख सके, ठीक है, वो कहलाता है असतत वेरिएबल। तो परिवार की सदस्यों की संख्या हम नहीं लिख सकते भाई, बात सही है। तो आप एक उदाहरण यहां पे लिख सकते हो, परिवार की सदस्यों की संख्या। अच्छा, बोली जाने वाली भाषा क्या लिख सकते हो? बोली जाने वाली भाषा नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी एक प्रकार से उदाहरण बन सकता है, ठीक है। तो ये टाइप का ये भी वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हुआ? बताइए, वेरिएबल क्लियर हुआ? जी सर। सर ये 4 प्रकार बताए ना अभी आपने इसके, क्या चीज? 4 टाइप्स ही बताए ना अभी आपने इसके। इसके तो कई टाइप होते हैं मैम, इसके तो हाँ, अध्ययन तो बहुत होते हैं सर। हाँ, इसके अगर हम बात करें कारण के आधार पे तो आपने अभी देखा, और अगर मैं बात करूं अध्ययन अभिकल्प के आधार पे भी, तो अध्ययन अभिकल्प के भी 2 टाइप बन जाते हैं, मापन के ये बहुत हैं, परंतु आपकी DSSB में काफी है। यूजीसी नेट में आपको पढ़ना पड़ेगा, यूजीसी नेट में सारे वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ DSSB के लिए काफी है। अच्छा, आगे बात करते हैं। अभी मैं आपसे बात करने चल रहा हूं अब एक और बात। आपने एक नाम सुना होगा, मापन, चरों का मापन। अच्छा, इन सभी की PDF अपने पास है, आप सबके पास ये सारी चीज दी जाएगी। केवल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ ये चीजों को समझ लो आप लोग अच्छे से, है ना, पॉइंट्स वगैरह को जो है भली भांति तरीके से समझे रहो, ठीक है। परीक्षा में जो भी आएगा आपको मैं दिखाऊंगा, परीक्षा में उन प्रश्नों को भी रूबरू करवाऊंगा। अच्छा, बताइए जरा, मापन, चरों के मापन पढ़े हैं आप लोग? बोलिए प्लीज। बताइए अच्छा आप बताइए, मापन के प्रकार पढ़े हैं? जी सर। मापन के प्रकार, ओके, कौन कौन से मापन के प्रकार होते हैं जरा बताइए प्लीज। मापन के प्रकार बताइए कौन कौन से होते हैं? नाम बताइए, बोलने में क्या जा रहा है, नहीं पता है फिर भी बताइए। और भी मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिनको मापन नहीं पता है भाई, मेजरमेंट नहीं पता है। सर इसमें तो 2 होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मापन में नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। और भी कोई अपने विचारों को प्रकट करे प्लीज, फास्ट। तो सर ये लिकर्ट पैमाना वगैरह है जो बोर्डगास्ट का है, ये सब है? लिंकर्ट वो तो बिहेवियर आधारित मापनी है। ठीक है सर, आप ही बता दो। अपने नाम स्टीवेंस का नाम सुना है? स्टीवेंस का नाम, स्टीवेंस स्मिथ का नाम नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली मापन जो है 4 प्रकार के होते हैं। मापन के जो टाइप हैं वो 4 प्रकार के होते हैं मापन। एक आपका होता है संकेत मापनी, एक होता है आपका क्रमसूचक मापनी, एक होता है अंतराल मापनी, और एक होता है आपका अनुपात मापनी। याद आया किसी को? यस सर। ठीक तो है ये सर, याद। अच्छा जी, ठीक है। तो ये जो है 4 टाइप के मापन होते हैं। इन मापन को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए इनके बारे में हम लोग
थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं ये मापनी होती क्या क्या है और किस तरीके से इस मापनी का या यूज किया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 पर आप डालिए, मेंशन करिए आप लोग नाम और वहां पर लिखिए जो है स्टीवेंस, स्टैनले, स्टैनले स्मिथ, स्टीवेंस। पेपर में पूछता है भाई कि मापन की जो मापन स्तर है वो कौन विद्वान, किस विद्वान ने बताया है, ये पेपर में आ भी चुका आया है, तो इसलिए ये नाम जरूर आप लोग नोट करेंगे। सन 1905 में, कब? सन 1905 में, 1905, 1905 में। क्रम जरूर याद रखेंगे आप सभी लोग, इसके क्रम भी होते हैं। क्रम में अगर आप लोगों से जिक्र किया जा रहा है तो क्रम आप ध्यान रखेंगे। एक होता है आपका इसमें जो है नामित, या इसी को नामिक भी कहा जाता है, क्रम जरूर याद रखेंगे। नंबर 2 पे जो आता है वो होता है क्रमिक। नंबर 3 पे जो आता है वो आता है अंतराल। नंबर 4 पे जो आता है वो होता है अनुपात। नंबर 4 पे क्या होता है? अनुपात। बताइए, क्लियर हुआ? बोलते चलिएगा साथ साथ। हाँ जी सर, हो गया। ओके, अब देखिए इसी मापन के स्तर के अंतर्गत अगर मैं जब बात करता हूं तो एक एक करके जिक्र करूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। देखिए जो नामित है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सांकेतिक भी बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश भी यहां पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी इंग्लिश भी हम लोगों से पूछ लिया जाता है ना। नॉमिनल जो है स्केल बोलते हैं, इसको मापन बोलते हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं, ये जो सांकेतिक है, जो इसी को हम लोग नामित कहते हैं, यह बेसिकली वर्गीकरण मापनी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके कई नाम हैं। एक तो आपको पता चल गया सांकेतिक, दूसरा नाम पता चल गया नामिक, तीसरा नाम आपको पता चल गया यहां पर वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। ये 3 नाम है, इसके तीनों में से कोई भी परीक्षा में आ सकता है। वर्गीकरण नाम से नहीं आया है, नामित तो सांकेतिक से आ चुका है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, इसमें इस मापनी में जो चर होता है उन वेरिएबल की उनकी विविधता के अनुसार सांकेतिक मापन के आधार पर 2 या 3 ऐसे श्रेणियां, छोटी छोटी श्रेणियों में मापित किया जाता है। मतलब वहां पे अगर मैं बात करूं तो छोटे छोटे श्रेणियों के माध्यम से यह जो है काम करता है या इस मापनी का यूज किया जाता है ना, इस मापन का यूज किया जाता है। अब स्टीवेंस ने कहा भी था कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं का एक प्रकार से अंक करने की प्रक्रिया होती है। स्टीवेंस महोदय ने इस बात को कहा था। अब इसका मतलब यह था कि भाई सही तरीके से अगर आप मापन करोगे तो डायग्नोसिस होगा, क्लासिफाइड होगा, रिसर्च होगा, है ना, और यहां पर परीक्षार्थी की योग्यता को निर्धारित कर पाओगे, क्षमता का मापन कर पाओगे, निदान कर पाओगे, छात्रों की तुलना कर पाओगे सही तरीके से। इसलिए इन्होंने मापन के स्तर को बताए 4। तो मैंने कहा कि जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु या विशेषता के प्रकार के आधार पर उसके वर्ग या उसको समूह में बांट देते हो आप। क्या करते हो आप? जब किसी, मैं यहां पे नोट कर देता हूं एक लाइन में, ठीक है, जब किसी भी ठीक है व्यक्ति वस्तु की विशेषता के प्रकार के आधार पर उसे कुछ वर्गों या समूहों में, वर्गों व समूहों में बांटा जाता है तो वह नामित या वर्गीकरण या तो सांकेतिक के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? ये मैंने क्या बताया आपको? शोध की प्रक्रिया में सबसे निम्न स्तर की अगर कोई मापन है, निम्न स्तर का मापन,
तो निम्न स्तर का मापन कौन सा है? नामित है। निम्न स्तर का मापन कौन सा है? नामित है। समझते चलिएगा। और किस प्रकार के मापन में गणितीय या प्राचलन मतलब पैरामीटर की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी सब में होगी। जो है, अगर हम बात करें पैरामेट्रिक का, तो पैरामेट्रिक का जहां पे यूज नहीं होता है वो आपका यही रिसर्च है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राचलन या प्रांचल भी आप बोल सकते हो। इसकी आवश्यकता नहीं होती है इसमें। अच्छा, आपको बता दें, जब किसी के गुण और किसी की विशेषता के आधार पे आपने उसका वर्ग बना दिया, समूह बना दिया, है ना, उन वर्गों में किसी तरह का कोई अंतर्निहित क्रम और कोई संबंध नहीं पाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? नामित कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कहूं फलों के नाम, फलों के नाम, मैंने कहा जानवरों के नाम, मैंने कहा आपसे कि पुरुषों की संख्या या पुरुषों की कोई एक टास्क ले लो, महिलाओं के कोई एक टास्क ले लो, आपने क्या किया? दो उपश्रेणी की में बांट दिया मानव को, एक तरफ ग्रुप बनाया पुरुष, दूसरी तरफ ग्रुप बना दिया महिला। तो आप बताओ यहां पर आपने वर्ग बनाया, आपने यहां पे समूह बनाया कि नहीं बनाया? जब आपने वर्ग बना दिया, समूह बना दिया कि भाई जानवरों के नाम, फलों के नाम, पुरुष और महिला के आधार पे आपने डिवाइड कर दिया, हो सकता है आपने उसकी क्वालिटी को देखा हो सकता है आपने उसकी विशेषता के आधार पे किया हो, है कि नहीं? तो गुण के प्रकार को एक एक नाम, शब्द, अंक, अक्षर अथवा कोई अन्य संकेत ऐसा दे सकता है जो नामित स्तर को रिप्रेजेंट करे, है ना। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए स्नातक छात्रों को कला, वाणिज्य, विज्ञान के आधार पर, निवास के आधार पर, लोगों की ग्रामीण और शहरी में जो लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री, फर्नीचर को कुर्सी, मेज आदि में, अगर हम बात करें फलों के नाम में, आपने आम, केला, सेब, अमरूद, है ना, अंगूर, पपीता, ऐसे में आपने विभक्त कर दिया। तो ये नाम बताइए क्या आ रहे थे? नामित आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? ये क्या आ रहे थे? जी सर, नामित हो रहे थे। इसी को बोला जाता है नामित मापन। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर बताइए, मैं दूसरा लेता हूं मापन। क्लियर है सर। ओके, दूसरा है आपका क्रमिक। दूसरा है क्रमिक, आप ध्यान सुनिएगा। अच्छा देखिए, पेपर में सवाल बना था, अगर मैं आपसे ऐसी ओरली पूछता हूं बताइएगा। मैंने आपसे कहा कि किस प्रकार के मापन पर गणितीय प्राचलन की आवश्यकता नहीं है? नामित में। मैंने आपसे कहा कि बताइए शोध की प्रक्रिया में सबसे निम्न स्तरीय मापन कौन सा है? नामित। बस, तो इस तरीके की चीजों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे क्रमिक में अगर मैं आपसे बात करता हूं, सिंपल सी बातें हैं, ध्यान सुनिएगा। आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं यहां पे क्रम चल रहा है, क्रम नाम से ही दिख रहा है यहां पे। अच्छा, क्रमिक को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल। या देखिए, मुख्य रूप से उप समूहों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करता है, एक निश्चित क्रम में। यह मापन जो है ना, नामित मापन से कुछ अधिक सुधरा हुआ होता है, या किसी विशेषता की मात्रा के आधार पर अवलंबित नहीं होता है, अवलोकन नहीं किया जाता है। इस तरीके के मापन में सदस्य वस्तुओं में निहित किसी गुण की मात्रा या आधार पर कुछ ऐसे वर्गों को बांट दिया जाता है जिसमें कुछ क्रम होता है। मैंने आप लोगों ने सुना भी होगा समस्त वर्गों का नाम, शब्द, प्रतीक, अक्षर, अंक इत्यादि जो भी चीजें रहती है। मान लीजिए परीक्षा में बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपने नाम सुना होगा। छात्रों को परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर क्या किया जाता है? प्रथम, सेकंड, थर्ड एवं अनुत्तीर्ण, या आप अनुत्तीर्ण कह लीजिए, आपने यही नाम सुना है। अब इस श्रेणी में अगर आप बांट रहे हो तो ये क्या है? क्रमिक है।
आपने क्या किया? आपने किया प्राथमिक, आपने किया माध्यमिक, आपने किया स्नातक, आपने किया स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर में विभक्त करते हो तो क्या है? ये क्रम तो ही है। बताइए, क्रम है कि नहीं क्रम है? बोलिए। जी सर। क्रम है। जी आपने सर। कहा कि सामान्य, आपने सामान्य बोला, आपने सामान्य, और जो है प्रक्रिया में अगर मैं आपसे बात करूं लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पे, तो आपने क्या बोला? लंबा, आपने बोला सामान्य, आपने बोला नाटा, ये भी एक प्रकार से है ना। आपसे अगर हम बात करते हैं विश्वविद्यालय अध्यापकों को वक्ता, रीडर और प्रोफेसर के रूप में बांटते हैं। अभिभावक को उसके सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर बांटते हैं। तो जब उसके सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बांटते हैं तो आपने नाम सुना भी होगा, उच्च, मध्यम, निम्न वर्ग। बोलते हो ना कि ये हाई लेवल के हैं, ये मीडियम क्लास के लोग हैं, ये निम्न लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं। तो ये क्या है? ये क्रम, इसको बोलते हैं क्रम। यही क्रम होता है। आपने 1 2 3 4 5 आपने रैंक दे दिया, आपने क्या दे दिया? रैंक दे दिया, तो भी इसी का चीज यूज हो जाता है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये भी समझ में आया कि नहीं आया? ऑर्डिनल को रिपीट करना सर, ऑर्डिनल को रिपीट कर दो। क्यों? सर एक बार बस समरी टाइप में बता दो। अच्छा, अभी आई हो क्या कहीं से? नहीं नहीं। फिर अरे भाई, कब आप ऑर्डिनल जो होता है वो प्रथम, सेकंड और थर्ड अनुत्तीर्ण, इस रूप में बेसिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रम में। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से क्रम दर्शा रहे हो, ये क्रमिक है और क्रमिक ही ऑर्डिनल कहलाता है। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस ठीक आप है। देख लीजिएगा, है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है। अब देखिए थर्ड वाले पे, देखो कहीं आप जाया मत करो, 1 घंटे क्लास में आप लोग अटेंड रहा करो, है ना। ठीक है, और थर्ड नंबर पे बात हम लोग करेंगे अंतराल के बारे में, है ना, अंतराल। ठीक है, अंतराल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंतराल आप लोग इंटरवल। तरीके जानते हो, आप लोग इसको बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल। हाँ, अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इंटरवल के बारे में। देखिए अंतराल मापन जो होता है, ठीक है, अंतराल मापन जो होता है ये नामित और क्रमिक मापन से अधिक परिमार्जित है। जो ऊपर दो आपने पढ़ा नामित और क्रमिक ना, उनसे बेटर अगर बात हम करते हैं, बहुत मॉडिफाइड है सबसे ज्यादा ये अंतराल। तो यह मापन बेसिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो गुण की मात्रा के परिणाम पर अवलंबित होता है। अच्छा, अवलंबित का मतलब समझते हो? सोच रहे होंगे आप लोग कि सर इतनी शुद्ध शुद्ध हिंदी कहां से यूज कर देते हैं। अवलंबित का मतलब होता है आश्रित। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी उस पर इंडिपेंडेंट। अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति। ठीक है, आप जरूर ध्यान रखिएगा ऐसे शब्दों को। ठीक है, बीच बीच में ऐसे शब्द यूज करता हूं मैं, कभी कभी अनुमोदन बोलता हूं तो स्वीकृति होता है उसका मतलब। ठीक है, तो देखिए अंतराल मापन में जो होता है क्रमित मापन से अधिक परिमार्जित होता है, और मापन की जो गुण होते हैं वो मात्रा के परिणाम पर अवलंबित होते हैं, यानी उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के मापन में सदस्यों या वस्तुओं की उपस्थिति उसकी गुण की मात्रा को इस तरह से इकाइयों के द्वारा विभक्त किया जाता है या व्यक्त किया जाता है जो किन्हीं दो निरंतर इकाइयों के अंतर को समान दर्शाए। लाइक एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक नाम सुना होगा, परिमेय पढ़ा होगा, 0 5, सॉरी 0 नहीं लिखेंगे यहां पे, हटा दीजिए। आपने क्या किया? आपने किया 5 10 15 20 25। आप देख रहे हैं यहां पर बीच में अंतर कितने का चल रहा है? 5 का। 5 का। 5 का। यानी यहां जो अंतराल बन रहा है, जो अंतराल बन रहा है वो समान अंक का बन रहा है। जब भी आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है कि जब इस प्रकार के मापन में सदस्य या वस्तुओं की उपस्थिति जो होगी वो गुण की मात्रा को इस तरह से इकाइयों के द्वारा विभक्त किया जाएगा या व्यक्त किया जाएगा कि दो निरंतर इकाइयों में अंतर समान होंगे। मान लीजिए विद्यार्थी को उसकी भाषा योग्यता के आधार पर अंक प्रदान करना है। यहां यह स्पष्ट है कि 20 या 21 अंकों के मध्य वही अंतर होगा जो 26 और 27 अंकों के मध्य है।
सपोज मैंने एक बात आपसे ये कहा कि विद्यार्थियों की उसकी भाषा की योग्यता के आधार पर आप अंक दे रहे हो, भाई इतना बेटर अंक, मतलब वो चीजें हैं कि आप इतना वो चीजें वो जानता है ना, ये इतनी लैंग्वेज को जानता है, ये इतना बेटर जानता है, इतनी उसके लैंग्वेज के आधार पे आप बातचीत कर रहे हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी अंतर आप दे रहे हैं, विद्यार्थी की रुचि, उसके एटीट्यूड, उसकी बुद्धि आदि का जो मापन होता है वो अंतराल मापन का ही एक प्रकार से पार्ट है। समानता की बात करना, अंतराल, अंतराल शोध प्रक्रिया में मापन जिसके बीच की दूरी समान होती है वो होता है। अंतराल वह मापन है जिसमें शून्य की स्थिति यथेष्ट होती है, क्योंकि देखो मान लिया जाता है कि यहां जीरो है, लेकिन जीरो लिखा डिनोट नहीं किया जाता है, इसलिए यहां पे जो प्रक्रिया बनती है शून्य, वो बनता है यथेष्ट। वो क्या बनता है, इस शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं, यथेष्ट बोलते हैं। इस शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं, यथेष्ट बोलते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं, इस मापन की इकाई में समान दूरी की स्थिति अंक होता है, और इन इकाइयों के साथ जो है गणितीय जो प्रक्रिया होती है उनमें जोड़ और घटाना भी किया जा सकता है। तो आंतरित या अंतराल मापन में परम शून्य या वास्तविक शून्य का बिंदु होता नहीं है। इसमें परम शून्य और वास्तविक शून्य, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हो आप, वो परम शून्य और वास्तविक शून्य जो होगा वो आगे पढ़ेंगे। यहां मान लिया जाता है, इसलिए इसे एथेस्ट कहा गया, इसे मान लिया गया इसलिए इसे एथेस्ट कहा गया। लेकिन अभी आप आगे जो पढ़ेंगे उसमें जीरो मिलेगा, तो उससे हम लोग कहेंगे परम शून्य या वास्तविक शून्य कहेंगे, वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक आप दो चीजें ध्यान रखिएगा। पेपर में अगर सवाल पूछेगा, कहेगा बताइए समान दूरी वाली मापन कौन सा है, तो आप कहिएगा अंतराल है। पूछेगा कि शून्य की स्थिति में यथेष्ट है, तो आप बताइएगा कौन सा, अंतराल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक चौथा आता है, एक और आता है, और वो नाम आपने सुना होगा, उसे हम लोग बोलते हैं अनुपात। उसको क्या बोलते हैं, अनुपात। अनुपात को हम लोग कहते हैं रेशियो। अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, रेशियो। अब देखिए ध्यान से, रेशियो में क्या था, सुनिएगा ध्यान से। रेशियो बेसिकली मापन अन्य समस्त मापनों में सर्वाधिक परिमार्जित माना जाता है। अब देखिए, जो जैसे जैसे मापन मैंने क्रम में बताया है, वैसे वैसे उसका परिमार्जन भी ऊपर वाले की अपेक्षा, ऊपर वाले की अपेक्षा, उसके अपेक्षा, उसके अपेक्षा बात हो रही है। तो ये सभी मापन, जैसे मैंने कहा था जब नामित पढ़ाया परिमार्जित है, मैंने जब क्रमित पढ़ाया मैंने कहा नामित से ज्यादा परिमार्जित जो है परिमार्जित क्रमिक है। नामित और क्रमित दोनों से परिमार्जित अधिक अंतराल है। अब सबसे ज्यादा अगर बात हो रही है तो यानी ये सभी से ज्यादा अनुपात में है। तो अनुपातिक मापन उन समस्त मापनों से सर्वाधिक परिमार्जित मापन है, और इन मापन में आंतरिक मापन की समस्त विशेषता के साथ साथ परम शून्य और वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित है। तो मैं यहां पे कहूंगा परम शून्य प्लस वास्तविक शून्य, इसी को इंग्लिश में एब्सोल्यूट बोलते हैं। शून्य शून्य संकलित है, संकलित है। ठीक है, संकलित है, यानी आप यहां पे शामिल भी कर सकते हैं, या निहित है। ठीक है, ठीक है, चलो ये बताओ। ठीक है, अब देखो सुनो, अच्छा कैसे, देखिए जब दो समूहों की तुलना होती है मापन, अच्छा अब देखो वो आपका निम्न था, तो ये कौन सा मापन होगा, उच्च, सर्वोच्च। आप उच्च भी कह सकते हो, सर्वोच्च स्तर का है। शोध मापन के स्तर में विश्वसनीयता और शुद्धता सबसे ज्यादा किसमें है, विश्वसनीयता प्लस में शुद्धता सबसे ज्यादा अनुपात में है। शोध की प्रक्रिया में आपको बता दूं, शून्य की स्थिति जो वास्तविक है, यानी जो परम शून्य और वास्तविक शून्य है, वास्तविक है, वो रिलेट कराता है अनुपात अंतराल, अनुपात मापन। अब इसमें ना जैसे कोई लंबाई हो गया, भार हो गया, दूरी हो गई, इसके अस्तित्व को विहीन होने की कल्पना की जाती है, उसकी विशेषता को प्राप्त के रूप में तुलना के आधार पर किया जाता है। तो अनुपातिक मापन का द्वारा जो है एक मापन के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है,
जैसे 70 किलोग्राम भार है वाला व्यक्ति 35 किलोग्राम वाला व्यक्ति से दुगना है कि नहीं? मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि मान लो, मैंने एक सिंपल उदाहरण, मैंने कहा कि राम श्याम से दुगना अंक लाया है। राम जो है 10 अंक लाया है, राम जो है श्याम जो है राम से दुगना अंक लाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 20। श्याम जो है ना राम से दुगना अंक लाया कि नहीं लाया, बताइए? जी सर। तो ये तो वही बात, जैसे मान लीजिए 70 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति है और वो 35 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति से क्या है? दुगना है कि नहीं? दुगना है। आप इसी तरीके से कह सकते हो 140 आईक्यू वाले व्यक्ति को 70 आईक्यू वाले व्यक्ति से दुगना बुद्धिमान कहना ठीक होगा? ठीक होगा। देखो यहां कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का भाव यहां पर यह दर्शाने की कोशिश है कि जो 70 आईक्यू और 70 आईक्यू वाले दो व्यक्ति 140 आईक्यू वाले व्यक्ति के समान बुद्धिमान हो सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा दो व्यक्ति मैंने लिया, दोनों व्यक्ति जो हैं क्या हैं? 70 आईक्यू है, इसकी भी 70 आईक्यू है और एक व्यक्ति 140 है, तो क्या ये दोनों व्यक्ति कहना उचित रहेगा ये एक व्यक्ति के बराबर है? यस या नो? अरे कैसे यार? नहीं होगा, नहीं होगा सर। अरे समझो तो, आईक्यू मतलब समझते हो? इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है। जी सर। तो सर कैसे ये होगा? इंडिविजुअल होता है ना, ये मिलाकर तो हो ही नहीं सकता। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि 140 आईक्यू वाले व्यक्ति को 70 आईक्यू वाले व्यक्ति से दोगुना बुद्धिमान कहना ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन ये कहना ठीक होगा कि 70 किलोग्राम वाला व्यक्ति जो है 35 किलो भार वाले व्यक्ति से जो दुगना है, ये कहना ठीक होगा, है ना? ये कहना ठीक होगा। तो मेरे कहने का जो भाव रिप्रेजेंट हो रहा है यहां, एक प्रकार से उसकी समस्त विशेषताओं के आधार पर उसके बारे में लंबाई, भार, ऊंचाई, दूरी, छात्र संख्या, पुस्तक संख्या, भौतिक वेरिएबल इत्यादि जो भी हैं, जो भी प्रक्रिया आती हैं, उन सभी परिप्रेक्ष्य में इसको जिक्र किया जाता है अनुपात को। तो ये बेसिकली रेशियो में दर्शाया जाता है। आप इसी को अगर रेशियो भी निकालोगे 70/140 तो 0 काट दो, यहाँ पे 1/2 यानी 1:2, तो ये रेशियो आ गया इसका, है ना? तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका मापन। और अब आपके पास यहाँ से इस पीडीएफ में जो भी कंटेंट थे इसमें से मैंने सारे बता दिए हैं। और अब यहाँ से हम बढ़ेंगे रिसर्च में एक और पॉइंट की तरफ, और ये होगा परिकल्पना। ये एक अंतिम पार्ट है और काफी लंबी क्लास चली जा रही है, आई थिंक, मुझे लग रहा है ना? है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? ये बताओ पहले। लंबी क्लास जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? आपको अगर पेपर में सवाल आए, बस वो चीजें हैं कि वो आप एग्जाम में क्रैक कर जाएं, वो बेटर चीज है ना? वो बढ़िया चीज है। तो चलिए अभी आज के लिए इतने रखिए आप लोग, कल परिकल्पना आपका फिनिश हो जाएगा। बट इतना उम्मीद नहीं रखा था कि चार क्लास हो जाएगी, मैंने 2 ही क्लास बोला था। तो कल आपकी रिसर्च फिनिश, ठीक है, रिसर्च का टॉपिक फिनिश हो जाएगा कल, ठीक है। ये कल करेंगे हाइपोथेसिस, ठीक है, क्लियर? हाँ जी, हाँ, पीडीएफ वगैरह मैं अभी आपको डाल देता हूँ ग्रुप में, वीडियो का लिंक भी आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है।